वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम अमरनाथ और आज हम लोग गर्भ के मासानुमासिक वृद्धि सीरीज को कंटिन्यू करते हुए स्टडी करने जा रहे हैं। गर्भ की पंचम मास में क्या वृद्धि होती है, गर्भ के षष्ठम मास में, सप्तम मास में, अष्टम मास में और नवम मास में क्या वृद्धि होती है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देख रखा है कि गर्भ के चतुर्थ मास में या फिर दौहिर्दयावस्था में गर्भ जो होता है वो पहला बार चेतना और हृदय दोनों का डेवलपमेंट चतुर्थ मास में हो चुका होता है, जिसकी वजह से गर्भ जो है वो पहली बार सुख और दुख का अनुभव करना स्टार्ट कर दिया होता है। तो गर्भ की पंचम मास में क्या वृद्धि होती है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। गर्भ की पंचम मास में मन जो है वो अधिक प्रबुद्ध होता है। कहने से हमारा क्या मतलब है कि मन जो होता है, जैसा कि पहले भी देख चुके हैं हम लोगों ने, गर्भ के चतुर्थ मास में ही चेतना का डेवलपमेंट हो चुका होता है। चेतना का कहने से हमारा मतलब है आत्मा का डेवलपमेंट हो चुका होता है। तो गर्भ के पंचम मास में मन जो होता है और ज्यादा अधिक प्रबुद्ध हो जाता है। चतुर्थ मास की अपेक्षा में गर्भ जो है उसका मन अधिक प्रबुद्ध हो जाता है, ज्यादा 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 पावरफुल, ज्यादा अच्छी तरीके से डेवलप हो चुका होता है। और उसमें जो होता है गर्भ के पंचम मास में गर्भ जो है वो मांस की पुष्टि अधिक होती है। गर्भ के पंचम मास में गर्भ के चतुर्थ मास तक की अपेक्षा में मांस जो है उसकी पुष्टि जो है वो अधिक होने की वजह से, तो मांस की पुष्टि अगर अधिक होगी तो फिर वो मांस की पुष्टि के लिए वो गर्भ जो है वो अपने एनर्जी को कहाँ से लेगा, तो माता से लेगा। माता से वो अपनी एनर्जी को लेगा, तो माता में से जब वो अपनी एनर्जी को ले रहा है तो माता के अंदर अपेक्षा चतुर्थ मास तक की अपेक्षा उसमें कृशता यानी कि उसमें कमजोरी, उसमें वीकनेस जो है वो बहुत ही ज्यादा आना शुरू हो जाती है। मांस के डेवलपमेंट में गर्भ बहुत ही ज्यादा खून का इस्तेमाल करता है, तो वो सब सारा जो है वो अपनी मदर से लेता है। तो इस वजह से मदर में जो है वो कृशता उत्पन्न हो जाती है। षष्ठम मास के बारे में ये बतलाया गया है कि षष्ठम मास में मन जो होता है वो पंचम मास के अपेक्षा में अधिक प्रबुद्ध हो जाता है और मांस की पुष्टि यानी कि मांस जो है हमारे गर्भ के शरीर में पूरी तरीके से डेवलप हो चुका होता है षष्ठम मास तक। और इसके अलावा भी षष्ठम मास के खत्म होते होते गर्भ में केश, रोम, नख, अस्थि और स्नायु बल तथा वर्ण की पुष्टि जो है वो होना स्टार्ट हो चुका होता है। केश से हमारा बिल्कुल क्लियर है, बाल जिसे हम लोग बोलते हैं। रोम, नख से मतलब हुआ नाखून, अस्थि मतलब हुआ हड्डी, है ना, अस्थि। फिर स्नायु, बल और वर्ण की पुष्टि होती है। कहने से हमारा मतलब है कि गर्भ जो है किस वर्ण का होगा, किस उसका कलर कैसा होगा, उसमें कलर आना शुरू हो जाता है षष्ठम मास में। अब हम लोग बात करते हैं सप्तम मास में। तो सप्तम मास तक आते आते गर्भ जो है अपने शरीर को पूरी तरीके से डेवलप कर चुका होता है। उसमें उसका समस्त अंग जो होता है वो पूरी तरीके से डेवलप हो चुका होता है। सारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट सप्तम मास तक हो चुका होता है। गर्भ के समस्त अंग का प्रत्यंग का विभाग अधिक स्पष्ट हो जाता है। कहने से हमारा मतलब है कि गर्भ का सारा अंग जो है, अंग प्रत्यंग जो पूरी भाग है वो सारा भाग जो होता है वो पूरी तरीके से अधिक स्पष्ट हो जाती है। पूरी तरीके से ऑर्गन सब डेवलप हो चुके होते हैं। गर्भ के अष्टम मास में माता और बालक दोनों में ओज जो है वो अस्थिर होती है। कहने से क्या मतलब है, गर्भ के अष्टम मास में माता और बालक दोनों के ओज अस्थिर होते हैं। जब हम लोग ओज बोल रहे हैं तो सबसे पहले समझना चाहिए कि ओज क्या होता है। ओज को अगर मॉडर्न टर्म में अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो ओज का मतलब होता है इम्यूनो बूस्टर, यानी कि इम्यूनिटी, हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी है उसी को हम लोग ओज बोलते हैं। तो इसमें ये बोला गया है कि ओज के अस्थिर होने की वजह से, अष्टम मास में ओज के अस्थिर होने की वजह से अगर माता जो है वो गर्भ को अष्टम मास में यानी 8वें महीने में अगर उसका प्रसव होता है,
उसका प्रसव अगर 8वें महीने में होता है तो वो गर्भ की मृत्यु होने की चांसेस जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। कहने से हमारा मतलब है कि गर्भ जो है वो जीवित नहीं बचता है। क्यों? क्योंकि ओज जो होता है वो उसमें बिल्कुल अस्थिर होता है। और ओज जो होता है वो ओज का मुख्य कार्य क्या है? तो ओज का जो मुख्य कार्य है वो जीवन को अस्थिर बनाए रखना, यानी गर्भ को अस्थिर से बनाए रखने का जो कार्य है वो ओज का होता है। और ओज में अस्थिरता होने की वजह से अष्टम मास में, और वो अष्टम मास में अगर गर्भ का प्रसव हो जाता है तो उसमें जो है वो गर्भ की जो है वो तत्कालीन मृत्यु भी संभव है। ओज को जीव द्रव्य माना गया है, यानी कि जीवन का द्रव्य जो जीवन प्रदान करता है उसे हम लोग बोलते हैं जीव द्रव्य। ओज को जीव द्रव्य भी माना गया है। ओज जो है वो गर्भ के रस को गर्भ हृदय में प्रक्षेपित करता है। कहने से हमारा मतलब है कि ओज जो है वो जब हृदय का गर्भ में जब हृदय का जब डेवलपमेंट चतुर्थ मास तक में हो चुका होता है तो उस समय जो होता है ओज ही जो है वो ओज के कारण ही गर्भ का जो हृदय होता है उसी में गर्भ में सारे रक्त हो गए, ये सभी प्रकार की धातुएं जो है वो गर्भ में उत्पन्न करने का जो कार्य है वो ओज करता है। तो और अगर ओज का ये सब मुख्य कार्य हो गया, ओज का नाश होने की वजह से गर्भ का या फिर शरीर का भी नाश हो जाता है। अब आते हैं हम लोग नवम मास में। तो नवम मास के बारे में ये कहा गया है कि नवम मास और 9वां महीना, 10वां महीना या फिर 11वां महीना या फिर 12वां महीना, इन सभी महीनों में गर्भ का प्रसव होता है। मुख्य रूप से गर्भ का प्रसव होने का समय नवम मास को माना गया है, यानी कि 9वें महीने में गर्भ का प्रसव हो चुका होता है। किसी वजह से कभी कभी क्या होता है कि गर्भ जो होता है वो उदर में रह जाने की वजह से गर्भ की प्रक्षेपित होने में, गर्भ को प्रसव होने में परेशानी होती है और गर्भ की मृत्यु होने की संभावनाएं भी हो सकती है। थैंक यू सो मच।